नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो शहीदों के गांव घरों की तस्वीरें हैं। ज़्यादातर शहीदों की उम्र 20 से 21 साल की है। उनका पार्थिव शरीर अब राजकीय सम्मान के साथ अलग अलग राजधानियों में, ज़िलों में पहुंचने लगा है। लेकिन एक तस्वीर पर के बारे में ख़ास तौर से बात करना चाहता हूं। अमन कुमार सिंह का ये गांव है, समस्तीपुर ज़िला है, बिहार का मोइनुद्दीन प्रखंड है। इस गांव के 40 से 50% नौजवान सेना में काम करते हैं और ये सहकारिता मंत्री का काफिला है। इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। आप खुद भी देख सकते हैं कि सड़क होती तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि इस गांव में नौजवानों का आना, जो शहीदों के सम्मान के लिए आना चाहते हैं, कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है, हालत बयान कर रही है कि हम अक्सर सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं, इतनी लाख उतनी लाख गांव में सड़कें बन गई हैं। लेकिन ये गांव शायद छूट गया है। पर अब ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बिजली और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अमन के पिता ने कहा है कि उनके 3 बेटे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनके जो तीसरे बेटे हैं, जो 18 साल जिसकी उम्र है, उसे भी सेना में भर्ती कर लें। कितना शानदार जज्बा है। अमन की बहन पुलिस में नौकरी करती रही हैं और पिछले ही साल अमन की शादी हुई है। ये तस्वीरें याद दिलाने की है कि हमारे सैनिक कहाँ से आते हैं और हमने उनके ज़िंदा रहते, जब वो हमारी हिफाजत कर रहे थे, तो उनके गाँवों का कितना ख्याल रखा है। कम से कम उन गाँवों में तो सुविधाएं बेहतर होनी ही चाहिए जहाँ की 40-50% नौजवान सेना में नौकरी करते हैं। अब हम आते हैं लद्दाख की तरफ चलेंगे, सौरभ शुक्ल से बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तकरार हुई। विदेश मंत्री ने 15 जून को कुछ नहीं बोला, खैर वो वक्त नहीं था। 16 जून को कुछ नहीं बोला, 17 जून गुजर गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन पहली बार उन्होंने ट्वीट तब किया जब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स की सुनेत्रा चौधरी के एक इंटरव्यू को ट्वीट कर दिया, जिस इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पनाग कह रहे हैं कि सैनिक बिना हथियार के वहां गए थे और उन्होंने जवाब दिया। पहले राहुल गांधी को सुनिए, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब के बारे में बताऊंगा। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। ये वो जरूरी सवाल हैं, ये राहुल गांधी के ही सवाल नहीं हैं। आप जो रक्षा संवाददाता हैं, अखबारों में पढ़िए, वो लगातार इन बातों की तरफ खुलकर इशारा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि इस तरह से वहां पर युद्ध हुआ है। अभी तक इन सब के डिटेल के बारे में बता दिया जाना चाहिए था। खैर, इसके जवाब में एस जयशंकर, ये भी दुखद है कि आप ट्वीट के जवाब में जवाब दे रहे हैं आधिकारिक रूप से, जबकि पहली बार आपको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चीज़ों को सामने रखना चाहिए था, ताकि ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट ना हो, ऑन रिकॉर्ड बातें हों। जितनी कही जाएं वो भी ठीक बात है, जितना सरकार चाहे इस वक्त कहना वो भी उसका विशेषाधिकार है, लेकिन सब कुछ सामने आकर कहना चाहिए। तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सबको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक बार में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सीमा पर जवानों के पास हमेशा हथियार होता है, वो लैस होते हैं, खासकर तब भी जब आप पोस्ट छोड़कर जाते हैं। 15 जून को गलवान के पास जवानों के पास भी हथियार थे। लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है। ये जवाब उन्होंने राहुल गांधी को दिया। लेकिन इतने दिनों से, और 16 तारीख से ही अजय शुक्ला हों, मनु पबी हों या और दूसरे डिफेंस संवाददाता हों, वो इस सवाल को लगातार उठा रहे थे। उन सवालों का आधिकारिक रूप से जवाब दिया जाना चाहिए था। इस जवाब पे कि सेना के पास हथियार थे, क्या ये प्रश्न उठता है कि जब थे तो ये क्यों कहा गया कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है,
और शुरू में जब ये बयान आया था कि गुत्थम गुत्था हुई है, इस तरह की बातें क्यों कही गई थी, इस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय जी की टिप्पणी सुनिए। अभी अभी हमारे देश के विदेश मंत्री का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉर्डर ड्यूटी पे जवानों को हमेशा ही हथियार लेके चलने का हुक्म है, खासकर तब जबकि वो पोस्ट छोड़ते हैं। लेकिन 1996 और 2005 के किसी एग्रीमेंट के तहत उनको इन हथियारों के साथ फायर करने का हुक्म नहीं है, खासकर तब जबकि फेस ऑफ चल रहा हो। लेकिन गलवान वैली में 15 जून को अगर ऐसा हुआ होता कि ये जवान हथियार लेकर के गए हैं तो हाथापाई के दौरान कुछ न कुछ हथियार जरूर गुम हुए होते, या जब कुछ जवान नदी में गिरे, गलवान रिवर में गिरे, तो उसके दौरान कुछ हथियार गायब हो गए होते। तो एक आप देख रहे हैं, ये लोग गंभीर जानकार हैं, सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा पद होता है, उससे रिटायर हुए हैं रामेश्वर राय जी, वो प्रश्न उठा रहे हैं। अब हम चलना चाहते हैं लद्दाख। उत्तर भारत के प्रदेशों में अक्सर युद्ध की मांग होती रहती है, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोग युद्ध को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो सौरभ शुक्ल हमारे वहीं पर हैं, उन्होंने लद्दाख के लोगों से बात की कि आप युद्ध के बारे में, युद्ध होने की आशंकाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय उत्तर भारत के लोगों के राय की तरह ही है कि अब युद्ध होना ही चाहिए हर हाल में? डाउन के लोग जो नीचे बैठ के जो है वो बोलने में वो बहुत आसान है, मगर उन्होंने कभी जंग देखी नहीं है ना। हमने कई जंगें देखी है, हमारे बुजुर्गों ने जंगें देखी है। तो जितना हो सके जो है बॉर्डर एरियाज में जो है जितना भी अमन रहे उतना ही पूरे भारत के लिए खुशहाली है, पूरे भारत के लिए, पूरे सब लोगों के लिए। ये जो है अमन जो है अपने आप में एक ज़िंदगी है। तो हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। जो भी कहते हैं इस तरीके से जंग हो जानी चाहिए, वो जज्बाती बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो ये जो कुछ भी हाँ बदकिस्मती से जो हमारे बॉर्डर पे इन दिनों जो हुआ है उसके लिए हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, हमारे भारत सरकार जो है उसके ऊपर जो है बहुत संजीदगी से काम लेके इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। लड़ाई तो मुझे लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लड़ाई से दोनों देश को नुकसान होगा और कुछ समस्या नहीं। मेरे ख्याल से ये बातचीत करके मसले को हल करना चाहिए। तो जैसे लोग बोलते हैं कि आप ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से देंगे, ये मेरे ख्याल से इससे और लोगों को मतलब भावनाओं को भड़काते हैं। ये थोड़ी बात मुझे ठीक नहीं लगता सर। तो मेरे ख्याल से दोनों देश को बैठ के कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि जो आप अब भी सुना होगा कि यहाँ पर हर समय प्रॉब्लम होता है, इनकर्शन के बारे में सुनते आ रहा है। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के बाउंड्री मार्क होना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। ना हो सके तो बातचीत से हो जाए, मगर इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा भी होकर फिर वापस चला जाए और बोले कि भाई हो गया, फिर 2 साल बाद फिर हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, इसी जब इतना कैजुअलिटी हो गया, इसी बहाने चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी तरह बात एक बार होकर कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए इसका परमानेंट। क्योंकि अब तो काम करना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम लोग अभी भी लड़ाई में बैठे हुए हैं। तो एक सॉल्यूशन हो जाए वो अच्छा है। जी जी, ये जगह जो ना हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। तो हमारे दादाजी ने उसका नाम रखा है। 1962 में भी चीन ने इसमें कोशिश किया है, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उनको बाहर धकेल दिया है। हमारे जवान का हम बहुत सलूट करता है। अभी भी देखो, अभी भी चीन जो ना वो वहाँ पे फिर कोशिश कर रहा है। हमारे जवान वहाँ लगे हुए, कुछ जवान हमारे वहाँ शहीद हुआ है, हम उनको सलूट करते हैं। और आप अमीन गलवान का से सौरभ ने बात की है। अमीन गलवान वो शख्स हैं जिनके पूर्वज ने गुलाम रसूल गलवान ने गलवान घाटी की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पर गलवान घाटी है जो हिंदुस्तान का है, जिस पर चीन दावा करने की हिमाकत कर रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि गुलाम रसूल गलवान के परिवार वाले अब भी हैं, और वो उस इलाके के नाम पर के बहाने अपने पूर्वज को भी याद कर रहे हैं। और सौरभ ने उनसे इसकी कहानी पूछी। हम इस वक्त लद्दाख में हैं और लगातार जो खबरें हैं यहाँ से वो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। सारा मसला है वो गलवान वैली में हो रहा है, और ये गलवान वैली का जो नाम है वो रखा गया गुलाम रसूल गलवान के नाम पर, जो कि जिनकी ये तस्वीर है। और ये एक
एक्सप्लोरर थे, एक यात्री थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ तमाम एक्सपीडिशंस में जाते थे और उन्होंने ही इस गलवान वैली को खोजा और काफ़ी अंग्रेज़ों को उससे राहत मिली। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रूट है। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं। ये उनके जो गुलाम रसूल गलवान हैं, ये उनके पोते हैं, उनके ग्रैंडसन हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमीन गलवान है। मोहम्मद अमीन गलवान साहब, सर आपकी पूरी फैमिली यहीं रहती है लेह में? जी जी जी, बिल्कुल पूरे हमारे फैमिली लेह में ही रहते हैं। तो आप देखेंगे गलवान साहब के पोते साहब भी उसी पारंपरिक ड्रेस में हैं जो कि लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा है, उसी में ही है। मेरा दादाजी रसूल गलवान जो ना 1887 में ले में पैदा हुआ। तो 12 साल की उम्र में यानी 1892-93 में अंग्रेज़ों के साथ उसने टूर करना शुरू किया है। यह मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर टेकर सर फर्नांड यंग हस्बैंड डेमोर, मिस्टर लिटिल डेल वगैरह जो यहाँ कराकोरम रेंज में वो टूर करता था, उसके साथ उनको गाइड के लिए चुना गया। तो उन्होंने बड़े शान व शौकत के साथ उनके साथ दिया। तो रास्ते में अक्सर चीन जाते समय एक रास्ता आता है, वहाँ से उनका मौसम ख़राब हो गया और रास्ता भटक गया। तो रसूल गलवान के लिए एक चैलेंज था कि उन काफिला को सही सलामत एक जगह पर पहुँचाने के लिए। मगर उन्होंने अंग्रेज़ों को बोला, मैं खासकर मिस्टर डेल और डेनमोर को बोला कि मैं रास्ता निकाल के आप लोगों को सही सलामत मंजिल मकसद तक पहुँचाऊँगा। तो रसूल गलवान ने वो जगह से निकाल के सही सलामत बाहर जगह पे निकाल दिया। तो अंग्रेज़ बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला, रसूल गलवान आपको क्या चाहिए, इतना आदमी को आपने जान बचाया। तो रसूल गलवान ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस जगह का नाम जो ना अगर रसूल गलवान यानी गलवान नाला रखे जाए तो बहुत अच्छा है। तो अंग्रेज़ भी बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, हम भी यही चाहता थे कि इस नाला का नाम जो ना गलवान नाला ही होना चाहिए। ये जगह जो ना हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। तो हमारे दादाजी ने उसका नाम रखा है। 1962 में भी चीन ने इसमें कोशिश किया है, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उनको बाहर धकेल दिया है। हमारे जवान का हम बहुत सल्यूट करता है। अभी भी देखो, अभी भी चीन जो ना वो वहाँ पे फिर कोशिश कर रहा है। हमारे जवान वहाँ लगे हुए, कुछ जवान हमारे वहाँ शहीद हुआ है, हम उनको सल्यूट करते हैं। और कितनी शानदार दिलचस्प जानकारी सौरभ ने आप तक पहुंचाई कि कितने फ़ख्र से अमीन गलवान साहब कह रहे हैं कि उनके दादा गुलाम रसूल गलवान ने वो जगह खोजी थी और ये जगह हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की रहेगी। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो आप उस पर दृष्टि डाले ही कि लद्दाख के लोगों ने इस युद्ध के बदले की भावना पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपने सांसद नामग्याल साहब से बात की है। उन्होंने आपसे बातचीत में कहा है कि वो 1 महीने से कह रहे हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है। उनके कहने के इस बात का क्या मतलब है सौरभ? क्या वो ये कह रहे हैं कि चीन भारत के इलाके में घुसपैठ कर रहा था, या वो घुसपैठ को किसी और तरीके से आपसे बता रहे थे? देखिए सर, सबसे पहले दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। नामयांग यहाँ पर लद्दाख में बीजेपी के एमपी हैं और लगातार पिछले 1 महीने से वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और यहाँ पर खुल के बात कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ एस्केलेशन है, यानी चाइना जो है कई इलाकों में तो आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाकों पर उसने अपने जो है टेंट भी लगाए हैं। वो लगातार कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो मई में तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं उनका दौरा किया आपने लोगों से, चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है ये, तो लगातार वहाँ पर जाते रहे, लोगों से बात करते रहे। और लगातार वो आप देखेंगे रवीश, हमने अखबारों में पढ़ा है, टीवी चैनल्स में भी वो लगातार बोलते रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है। पर दूसरा बात उन्होंने यही कही है कि वो एक यहाँ के वो अपनी बात पहुंचा देते हैं सरकार तक, लेकिन सरकार और सेना साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। और उनका यही फिलहाल कहना है कि जो सेना कर रही है, लद्दाखी लोग उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी बड़ी मजबूती से कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जैसे प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र भी किया उन्होंने, पर उन्होंने साथ में ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग हैं वो 1 टाइम सोल्यूशन चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हर साल ऐसा कुछ हो और फिर यहाँ पर एस्केलेशन बढ़े। फिर जैसे कि श्रीनगर ले हाईवे बंद कर दिया गया है, तो श्रीनगर ले हाईवे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाईज जो हैं लद्दाख ले में वो इस हाईवे के जरिए आती हैं, दिल्ली से आती हैं।
पहले ही कोविड की वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है सप्लाईज उनकी हैं प्रभावित हुई हैं, और ये वापस से ये जो बंद किया है उससे भी जो है सप्लाईज प्रभावित हो गई हैं। उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये वक्त आ गया है कि अक्साई चीन को भी जो 1962 में कब्जा किया था चीन ने, उस पर भी भारत क्लेम करे, क्योंकि जब चाइना अगर यही कह रहा है कि भारतीय सैनिक वहां पर आए और उन्होंने उकसावा दिया तब उन्होंने रिटेलिएट किया, तो जब ये कह ही रहे हैं तो अब जो हमारी टेरिटरी जो उनके कब्जे में है वो भी करनी चाहिए। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है और ये सही वक्त है उसके लिए। तो कुछ जज्बात भी थे उसमें और कुछ कंटेंट भी था। उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने से लगातार कह रहे हैं कि इंक्लूजन बन रहा है, क्योंकि मई के इलाके में उन्होंने पूरे बॉर्डर एरियाज में उन्होंने जाके लोगों से बातचीत की है। रविश, अब पहला सवाल जो आपका था कि लद्दाखी लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंटिमेंट्स पूरे देश में बहुत हाई हैं। जब हम दिल्ली में थे, जब दिल्ली से हम आए तो लगातार ट्विटर पे जो प्रतिक्रिया थी वो यही थी कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ऑपोजिशन भी चढ़ा हुआ है सरकार के ऊपर, लेकिन लद्दाख के लोगों को लोग इस पूरे इलाके को कम समझते हैं और लद्दाखी लोग भी अलग उनका थोड़ा सा नजरिया है इसको लेकर के। यहाँ भी नाराजगी है। हमारे साथ यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत सीमावर्ती इलाकों में भी जाकर के इनका कुछ काम है, जो सेना के साथ भी काम करते हैं। इनकी राय बड़ी दिलचस्प है। रवीश सर, आपका पूरा नाम बताइए। नज़ीर अहमद। नज़ीर, यहाँ पर सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, जो मैदानी इलाकों में लोग कह रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए। एक लद्दाखी के तौर पर, चूंकि आप यहाँ पर काम भी करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर के? देखिए, ये हमारा ले जो है, लद्दाख जो है, पूरा डिपेंड करता है सीजनल टूरिज़्म पर। अगर हमारा टूरिज़्म ही ठप हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब बॉर्डर पे है, अभी तक चाइना बॉर्डर पे आज तक जब से मैं हूँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ना कोई आर्मी ज़्यादा होता है वहाँ पर, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। अब जो ये हालत हो रहा है आजकल, तो इसकी वजह से, वैसे भी कोविड की वजह से टूरिज़्म ख़त्म हो चुका है, सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन हो रहा है, अभी जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा होटल्स और इसके लिए ओपन किया था 8 जून से। थोड़ी बहुत इंक्वायरी आना शुरू भी हो गया था, बट अब जो है वो भी सब खत्म हो गया। सब कुछ जो पहले हम इसी पे डिपेंड है और सारा चीज़ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। तो युद्ध को लेकर जो नज़रिया है, क्या आपको नज़रिया उससे अलग है लद्दाखी के तौर पर? नहीं, युद्ध तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना भी सुपर पावर है और इंडिया भी सुपर पावर है। अगर इस तरह से कुछ होगा तो पूरा हिंदुस्तान ही तबाह हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, बट ये है कि जो सिचुएशन है, अगर हमारे यहाँ मतलब कोई हमला करता है या कुछ हमारे ज़मीन पे वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो पीछे तो हम भी नहीं हट सकते हैं। बड़ा इनका भी यही कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है युद्ध में वो यहाँ के लोग होते हैं। उन्हें कहना है कि कुछ इंक्वायरीज आई थी, लेकिन जो एस्केलेशन हुआ इंक्वायरीज बंद हो गई। तो कोविड से पहले ही आर्थिक तौर पर एक लो है और अब ये वापस हो गया, तो यहाँ के लोगों का नजरिया थोड़ा सा अलग है। जी, अब मैं राजीव के पास चल रहा हूं। राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, कल से दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। हाँ, मेजर जनरल के स्तर की भी बातचीत की खबरें आई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि औपचारिक स्तर पर इन सभी मामलों में क्या सूचनाएं नई आई हैं, जिससे इस ये जो हालात है उसके बारे में हम कोई राय बना सके? बार बार लोगों के जहन में युद्ध की बात आ रही है, पर इस तरह से आक्रामक बातें तो किसी भी पक्ष ने नहीं की है जिससे लगे कि युद्ध आसन्न है, यानी हो सकता है। देखिए, चीन के साथ जहां तक अभी के हालात की बात है तो युद्ध की संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आती है। जहां तक रही बातचीत की बात, तो मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जानकारी शेयर नहीं की गई कि उसके नतीजा क्या निकला है। जो सूत्र बता रहे हैं कि वो बहुत सकारात्मक नतीजा नहीं रहा है, क्योंकि चीन गलवान घाटी में अपना जो कह सकते हैं दावा, उसको छोड़ने को नहीं तैयार है। दो बातें और आई है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले ये कहा गया कि हमारे जो सैनिक हैं, जिस तरह के दावा किया गया, वो संभवतः वहां पेट्रोलिंग करने जो जाते हैं, खासतौर से जो डिस्प्यूटेड लैंड जो कहा जाता है, वहां हथियार लेके नहीं जाते हैं। अब जो नया जो ट्वीट आया है विदेश मंत्री का कि हमारे सैनिक हथियार लेकर वहां पर गए थे पेट्रोलिंग करने के लिए, तो जब हमारे सैनिक हथियार लेकर वहां पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, उन पर हमला होता है, पत्थर से हमला होता है, डंडे से हमला होता है, मारपीट होता है, एक असभ्य तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, बर्बर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल आर्मी को शोभा नहीं देता। तो ऐसे हालात में हमारी सेना के जवान जो है एक प्रोटोकॉल के में बंधे होने की वजह से या अनुशासन में बंधे होने की वजह से फायर क्यों नहीं करते, एक बड़ा सवाल कम से कम पैदा होता है। और कहीं न कहीं सरकार और सेना को इस बात को खुलासा करना चाहिए कि जब कोई हम पर हमला करता है, हमारी जान लेने की कोशिश करता है, 20 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं और हम फायर नहीं खोलते। आत्मरक्षा में कम से कम अनुशासन और प्रोटोकॉल एक अपनी जगह है, लेकिन जान भी अपनी जगह है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। अभी भी जो आधिकारिक बयान हैं वो बेहद संक्षिप्त हैं। वो इतने संक्षिप्त हैं कि उन पर आसपास अटकलें लगाने का भी जी नहीं चाहता है और संभावनाएं भी नहीं है उसमें। लेकिन आप रक्षा विशेषज्ञों के आप बयानों को पढ़िए, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग को पढ़िए, अजय शुक्ला को पढ़िए, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता है अलग, जो अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहे गए हैं। और वो लोग जो अभी तक कह रहे थे वो बात अब सही साबित होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए आप, वो आधिकारिक बयान नहीं है इसलिए आप उन्हें खारिज भी नहीं कर सकते हैं। पर इन चीज़ों को हम समझेंगे थोड़ा धीरज के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इम्तहान में नहीं बैठे हैं कि आज ही जवाब मिल जाए, कल भी मिल सकता है और सोमवार को भी। और अब इसके बाद चलेंगे बेबी। कुंदन की पत्नी हैं, सहरसा ज़िले की रहने वाली हैं। इस गम के माहौल में भी कह रही हैं कि अपने बच्चों को, जो बहुत छोटे हैं, सेना में ही भर्ती करेंगी। जैसे मेरा पति देश की सेवा में अभी चला गया दुनिया छोड़कर, उसी तरह हम दोनों अपने पुत्र को भी देश की सेवा में उसका बदला देने के लिए भेजेंगे। बेटा को बढ़िया स्कूल में पढ़ाई लिखाई चाहिए, सब मेंटेन चाहिए, उसके बदला में सर्विस चाहिए, पेंशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। सवाल तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। उसका जितना भी सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा उनके पास जाएगा, चीन के लोगों के पास जाएगा, वहाँ की सेना मजबूत होगी। हम उसको मजबूत नहीं करना चाहते, हम अपना देश मजबूत करना चाहते हैं। इस समय चाइना से लड़ने का समय है सारी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। अब सवाल पूछने का समय नहीं है, देश को एकजुट होकर चाइना को जवाब देने का समय है। सरहद पर हमारे सैनिक लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ पर हम एक एक नागरिक सैनिक बनकर चीन की आर्थिक कमर को तोड़ेंगे। आप नेपाल आंख दिखाते हो, बांग्लादेश और चाइना हमें मारना चाहती है। अब उसको हमसे, हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन के रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, सत्य है।
हम लोग उन परिवार के सैनिकों के परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोगों को ताकत हिम्मत मिलने, हम लोग खुद मुकाबला करने के लिए खड़े हुए हैं चीन से। तो आपने देखा कि इसी का इंतज़ार था जिसका हम वो शहर तो नहीं, लेकिन ये जो कहर आया है इसका इंतज़ार अब पूरा हुआ। इन्हीं की कमी हो रही थी कि ये लोग कहाँ हैं। सीमा पर इतना बड़ा सामना हुआ है और भीतर सामान का बहिष्कार नहीं हो रहा है, लेकिन शुरू हो गया है। और इस तरह से पुराने जितने भी खिलौने थे उनको जलाया गया, पुतला दहन करके चीन से बदला लिया गया है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि क्या ये व्यापारिक रिश्ता इतनी आसानी से अलग हो सकता है क्या। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्ण रूप से भारत में बनती हैं, मगर उससे कुछ पार्ट्स चीन से ही आते हैं। सिर्फ सस्ते होने के कारण नहीं, क्वालिटी के कारण भी आते होंगे। यही नहीं, आप देखें तो 80% दवाओं में जो कंटेंट होता है उसका एक कुछ तत्व होता है वो चीन से आता है। तो क्या हम दवा बनाना बंद कर देंगे जो भारतीय कंपनियां दवा बनाती हैं? तो ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ हास्य बोध के लिए नहीं है, इसमें कुछ तो गंभीरता है कि कोरोना काल में 10-5 लोग जमा होकर चीन को चुनौती दे रहे हैं फोन का बहिष्कार करके। हिमांशु शेखर हमारे साथ हैं। इन बहिष्कारों की गंभीरता अगंभीरता पर टिप्पणी करते हुए जरा ये भी बताएं कि चीन और भारत के बीच जो व्यापार घाटा है वो किस तरफ झुका हुआ है, और ये स्वदेशी जागरण वालों ने जो गंभीरता से उत्साहपूर्वक कहा है वो क्या कहा है? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच ने अपनी तरफ से ये मांग रखी है भारत सरकार के सामने कि मौजूदा परिस्थिति में युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। ये बात स्वदेशी जागरण मंच के जो नेशनल को कन्वीनर है अश्विनी महाजन, उन्होंने एनडीटीवी से इंटरव्यू में कहा है। और ये बात बहुत अपनी तरफ से उन्होंने मजबूती से और गंभीरता से रखने की कोशिश की है सरकार के सामने कि चीन जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से भारत में जो कोर सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें निवेश करने की रणनीति बना रहा है। और ऐसे वक्त पर जब भारत सरकार ने यह तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ अगले 5 साल में उसका निवेश किया जाएगा, तो उसमें चीन की भागीदारी अगर बढ़ती है, अगर चीनी कंपनियों को ज्यादा ठेका दिया जाता है, तो इससे जो सामरिक हित है भारत का वो कमजोर हो सकता है। भविष्य में भारत के लिए डिसंगेज करना इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वही सवाल है आज की, जो आज के दौर में देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध है उसकी जो जटिलताएं हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ व्यापारियों से मैंने बात की है, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि देश में ऐसे बहुत सारे व्यापारी और औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्होंने अरबों डॉलर की पेमेंट की है चीनी कंपनियों को, जिनका सामान अभी भारत नहीं पहुंचा है, वो ट्रेड पाइपलाइन में फंसा हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने स्टॉक्स रखे हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के, उनके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है जो वो अगले कुछ महीनों में बेचना चाहते हैं भारतीय बाजार में। अगर उनके इस्तेमाल पर रोक लगती है तो उन्होंने जो अपना पैसा खर्च करके अरबों डॉलर का सामान चीन से मंगाया है उसका क्या होगा। एक ग्राउंड रिपोर्ट मैंने शूट किया कुछ दिन पहले नोएडा की एक फैक्ट्री में जहां मोबाइल बनता था, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स बनते थे, 80% प्रोडक्ट चीन से आता है। तो क्या वो हजारों फैक्ट्रियां जो देश में हैं जिसमें चीनी सामान के बिना काम नहीं चल सकता, क्या उन फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला होगा? क्या वो ये मांग हो रही है? बहुत अव्यवहारिक लगता है जिस तरह से ये सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक संबंध जो देशों के बीच में है उसकी अपनी जटिलताएं हैं, भारत की अपनी कमिटमेंट्स भी है निवेश को सुरक्षित रखना, जो चीनी कंपनियों ने भारत में किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। जैसा कि आपने कहा कि कमिटमेंट है, आप किसी निवेशक को बुलाते हैं तो उसे वादा करते हैं, और वो अगर टूट जाए तो फिर दूसरे देशों के निवेशक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इन प्रदर्शनकारियों की एक बात बहुत दिलचस्प है, ये जनता से कहते हैं कि आप चीन का बहिष्कार करो, ये सरकार से चुनौती नहीं देते हैं, वो मंत्री से को नहीं ललकारते हैं, वाणिज्य मंत्री को, कि आइए आप बोलिए। ठीक है, आप सीमा के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सामान के बारे में बोल सकते हैं, किन किन चीनी चीज़ों का बहिष्कार करना है उसके बारे में बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से कर्मकांड हो गया है जिसका प्रदर्शन लगातार किया जाता रहा है। अगर आप किसी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन करके तो दिखाइए। लेकिन जिन व्यापारियों ने ऑर्डर दिया है, उनका पैसा लगा है, वो सामान आ गया है, उसका बहिष्कार आप कैसे करेंगे एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था करीब करीब, हालांकि प्रधानमंत्री के हिसाब से पटरी पर आ गई है, पर वो पटरी नजर नहीं आ रही है। ऐसे वक्त में अगर हम ये मोर्चा खोल लेंगे
तो हम कहां पहुंचने वाले हैं? क्या हमारी नीति है चीन को लेकर? सरकार कभी नहीं बोलती है कि चीन के समान का। क्या आपको पता है, क्या ये लोग बताते हैं कि 2017-18 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद से चीन से आयात बढ़ गया है, और इतना ज्यादा बढ़ गया, $50 बिलियन का आयात ज्यादा उससे करते हैं, और हमारा जो निर्यात है वो सिर्फ $2.5 बिलियन डॉलर बढ़ा है, जबकि $50 बिलियन जो है वो निर्यात बढ़ गया उससे ज्यादा। 2017-18 की रिपोर्ट है। अब कोच्चि की ये तस्वीर देखते चले जाइए और सोचिए कि इस रिपोर्ट में गरीब मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए स्मार्टफोन तो आपने दे दिया, उम्मीद है वो चीन का ना हो, लेकिन क्या ये योजना आप देश के सारे मजदूरों और गरीब बच्चों पर लागू कर सकते हैं? ब्रेक के बाद मिलते हैं। ജീവികളുടെ എല്ലാം ശരീരം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അഞ്ചു आप जानते हैं कि भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 3,66,000 से ज्यादा हो गई है। अब पिछले 24 घंटे में 10,000, 11,000, 12,000 मरीजों की संख्या इसमें जुड़ती जा रही है, और देश भर में इस महामारी से मरने वाले मरीजों की संख्या जो है, लोगों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 47,000 हो गई है और 1,900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी संदर्भ में निगम बोध घाट से आ रही ये तस्वीर कुछ और कहना चाहती है कि हम भले ही मौत को सिर्फ एक संख्या समझ लें, लेकिन वो एक संख्या नहीं है। हम कोरोना को भले ही भूलने लगे हों, लेकिन ये महामारी हमें छोड़ नहीं रही है, भूल नहीं रही है। मुकेश सिंह सेंगर और शरद हमारे साथ है। मुकेश, इन तस्वीरें जो आपने भेजी हैं स्क्रीन पर हैं, हम जानना चाहते हैं कि शमशान गृहों पर जो तैयारियां हैं उनसे संबंधित आपके पास क्या क्या जानकारी है? देखिए रवीश जी, ये जो तस्वीरें हैं ये दुखद भी हैं और डराती भी हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और उसी को देखते हुए जो मरने वालों की संख्या है वो भी रोजाना बढ़ती जा रही है। अब तक 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा दिल्ली में 93 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो हर रोज का डेटा आता है उसमें 70 से 80 लोग हर रोज उनकी मौत हो रही है। तो चूंकि दिल्ली में 3 घाट हैं, शमशान घाट, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें सबसे जो बड़ा शमशान घाट है वो पंजाबी बाग का है, जहां पर केवल कोविड के ही मरीज आते हैं और उन्हीं का अंतिम संस्कार होता है। तो दिल्ली के तीनों इन शमशान घाटों में जो अंतिम संस्कार के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे पहले बात करता हूं मैं निगम बोध घाट की, जहां पहले से लकड़ी के 48 प्लेटफॉर्म थे, उसके बाद 25 प्लेटफॉर्म यमुना किनारे और बढ़ा दिए गए हैं, जहां पर कोरोना के मरीजों का लकड़ी से अंतिम संस्कार होगा। यहां कुल 6 सीएनजी के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जिसमें 3 काम कर रहे हैं, 3 काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाबी बाग की, तो पंजाबी बाग में 41 लकड़ी के प्लेटफॉर्म हैं और 4 सीएनजी के प्लेटफॉर्म हैं। यहां पर केवल कोरोना के मरीज आ रहे हैं और हर रोज 50 के 60 या 40 मरीज यहां पर हर रोज इनके शव पहुंचते हैं। इसके अलावा तीसरा जो शमशान घाट तैयार किया गया है वो विकासपुरी में है। यहां पहले से लकड़ी के 28 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन जिस तरह से शवों की संख्या बढ़ती जा रही है तो तैयारियों को देखते हुए यहां पर 30 और लकड़ी के नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां शमशान घाटों में की जा रही है। चलते हैं पटियाला, जहां शहीद मनदीप सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव में हजारों लोग जमा हो गए हैं। भारतीय फौज के आर्मी चीफ उन्होंने तरफों ब्रिगेडियर रनावत जी, ब्रिगेडियर अतुल भट्ट जी, मोबाइल
मोबाइल पीछे कर यार। हेलो हेलो, थोड़ा नीचे कर ले यार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, क्या वाकई दिल्ली से जो संपन्न लोग हैं वो भागने के लिए आसपास के इलाकों में अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं? यकीन नहीं हुआ जब आपने ये सूचना दी तो। जी देखिए, पिछले 3-4 दिनों से कह लें या 1 महीने की बात कर लें, जब से ये विवाद चल रहा था कि किन लोगों का इलाज दिल्ली में होगा, किन को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसी वक्त से लोग इस चीज़ को आपको भी पता होगा कि दिल्ली में कई जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या RWAs हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की तैयारी कर रहा है या उसको खरीदने में लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से जो हरियाणा से लगते हुए इलाके थे, वहाँ पर जब हेल्थ मिनिस्टर जो हरियाणा के, उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी आएगा उसका इलाज होगा। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में कि हर कुछ दिनों के बाद किसी एक इलाके को कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर किया जा रहा है, वहाँ की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो रही हैं, तो उसको देखते हुए कई लोग जो हैं, मैंने खुद यहाँ पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में कई रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं उनसे भी बात की। उन्होंने भी बताया कि कई लोग दिल्ली से, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर मूवमेंट खुल चुकी है, लोग आना जाना कर सकते हैं, तो आने के बाद यहाँ पर मकान ढूंढते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। क्योंकि कई सोसाइटीज़ जो यहाँ पर हैं, अगर मैं जहाँ पंचकुला की बात करूँ, हरियाणा के पंचकुला जिले में, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने यह भी एक स्टिकर लगा दिया है कि कोई भी एजेंट या मकान मालिक अपने मकान को किराए पे नहीं देगा। इसके वजह से जो लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, जो कह सकते हैं कि एंसेस्टर हरियाणा के हैं और कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे, अब वो धीरे धीरे उन इलाकों में हरियाणा के जा रहे हैं जहां से आना जाना दिल्ली आसान हो, लेकिन रहने के लिए वो प्रीफर कर रहे हैं कि दिल्ली जाएं। और जिन लोगों की हरियाणा से कोई कनेक्शन नहीं है या यूपी बिहार के दूर दराज के हैं लेकिन वेल टू डू फैमिली से हैं, यानी मध्य वर्ग में अच्छे कमाने वाले हैं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के इलाकों से कई लोगों ने हाईवे पे बसे हुए जो होटल्स हैं उनको फोन करके ये बात पूछी है कि क्या 2-3 महीनों के लिए कमरे बुक किए जा सकते हैं। हालांकि पानीपत की बात करें, जहां के होटल वालों से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज आई हैं, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए हम कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही, उनकी रिपोर्ट अगर उनके पास होगी तभी अलाउ करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली, ये जानकारी देने के लिए। साधारण सी बात है, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साफ सफाई के नियमों का पालन कीजिए, देह से दूरी का पालन कीजिए और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कीजिए, तो इतना खतरा नहीं हो सकता है। लापरवाही के कारण ही ये संख्या बढ़ती चली गई, तो उसे ठीक किया जा सकता है। इतना डरे नहीं, नाहक अपने आप को मानसिक रूप से परेशान नहीं करें, अच्छा सोचें। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।